शेयर मार्केट में रुचि रखने वाले को भी ये गुरु मंत्र है, जो सरकारी कंपनियों के लोग गाली देना, आप उसमें दांव लगा दीजिए साहब, अच्छा ही हो जाएगा। तो 6 जून के पहले आप बाय कर लेना, 4 जून के पहले वो शूट अप करेगा। गेम जो चल रहा है इसमें अंत में हिंदुस्तान का जो रिटेल इन्वेस्टर है वो मार खाए और बड़े बड़े लोग बच जाएंगे, छोटा इन्वेस्टर जो है आप मार खाओगे। वो आप ही थी ना जो कह रही थी कि FIIs में कम एंड गो, अब रिटेलर्स मार्केट चला रहे हैं, मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए मार्केट का हाल। प्राइम मिनिस्टर के पास इतना अच्छा मौका था ट्रम्प को समझाने का, लेकिन वो वहां भी मागा मीगा करके आ गए। यानी 90% इंडियंस के पास इतना पैसा ही नहीं बचा है कि वो इन सब चीजों में खर्च कर सके। इंडिया अब ऑफिशियली दुनिया का तीसरा सबसे खराब शेयर बाजार बन गया है। जिस पाकिस्तान का हम इतना मजाक उड़ाते थे, उसका शेयर बाजार भी रिटर्न्स के मामले में हमसे कई आगे है। चलिए खुश होने के लिए सुन लेते हैं कि वो 2 देश कौन से हैं जो रिटर्न्स देने के मामले में हमसे भी पीछे हैं। और वो 2 देश हैं थाईलैंड और फिलीपींस। और ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और RBI गवर्नर के लिए एक वेकअप कॉल है कि देखते ही देखते हमारे शेयर बाजार का दिन इतना बुरा आ गया। एंड आई एम श्योर अगर हमारा बाजार 1 महीने और गिरा तो ये दुनिया का सबसे खराब शेयर बाजार बन जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे शेयर बाजार के गिरने का असल रीजन क्या है, क्यों FIIs इस तरह से बेच रहे हैं जैसे उन्हें इंडिया में दोबारा वापस आना ही नहीं है, और इस पूरे मार्केट क्रैश का असल जिम्मेदार कौन है। पिछले 1 साल में निफ्टी ने लगभग 0% का रिटर्न दिया है। जी हां, 0% का। और यही वजह है कि आजकल FD वाले मीम्स काफी वायरल हो रहे हैं कि पापा सही कहते थे कि स्टॉक मार्केट छोड़ो और FD में इन्वेस्ट करो। हमारे स्टॉक मार्केट गिरने के 2 बड़े रीजंस हैं, और ये रीजंस ऐसे हैं कि अगर आज ये 2 रीजन ठीक हो गए तो कल से ही हमारा मार्केट रिकवर कर जाएगा। सबसे पहला पॉइंट है कि हमारा मार्केट अब ओवरवैल्यूड हो चुका है। ये तो आपको मानना पड़ेगा कि हमारा मार्केट एक्सट्रीमली ओवरवैल्यूड हो गया था। आपको याद होगा 2021-22 का वो टाइम जब हमारे स्टॉक मार्केट में सब कुछ सही चल रहा था। हर दिन इंडिया की एक नई ग्रोथ स्टोरी लिखी जा रही थी। कंपनीज हर क्वार्टर 20-20% का ग्रोथ कर रही थी, और FIIs भी सस्ते इंटरेस्ट रेट में लोन मिलने की वजह से इंडिया जैसी इमर्जिंग कंट्रीज में दबा के इन्वेस्ट कर रहे थे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक स्टॉक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड, ये सिर्फ उसके प्राइस से डिसाइड नहीं होता। वैल्यूएशन डिसाइड करने में उतना ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उसका अर्निंग्स ग्रोथ, कि उस कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है। और चूंकि इंडेक्स भी कई सारे स्टॉक से मिलकर बना है, इसीलिए उस पर भी यही प्रिंसिपल अप्लाई होगा। अगर किसी स्टॉक का प्राइस जिस स्पीड से बढ़ रहा है उतनी ही स्पीड से उसका अर्निंग्स भी बढ़ रहा है, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर प्राइस बढ़ रहा है और उसका अर्निंग्स धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तब हम कहते हैं कि वो स्टॉक अब ओवर वैल्यूड हो गया है, क्योंकि अब उसका अर्निंग्स उसके करंट वैल्यूएशन को जस्टिफाई नहीं कर रहा है। और एग्जैक्टली ये सेम सिचुएशन हमारे स्टॉक मार्केट के साथ हो रहा है। अगर आप Q1 का रिजल्ट सीजन देखेंगे तो वो खराब था, Q2 का रिजल्ट सीजन उससे खराब था, और एग्जैक्टली यहीं से FII की असल सेलिंग शुरू हुई थी। यहां अक्टूबर के महीने में देखिए FIIs ने 1 लाख करोड़ से ज्यादा की सेलिंग की थी। इसके बाद Q3 का रिजल्ट सीजन थोड़ा बेहतर था, लेकिन FIIs ने अपना सेलिंग फिर भी जारी रखा, और उसका रीजन था उस क्वार्टर का वीक गाइडेंस नोट। यहां मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जब भी रिजल्ट सीजन आता है, लोग क्वार्टरली रिजल्ट्स तो पढ़ते हैं, लेकिन वो एक चीज पढ़ना भूल जाते हैं, और वो है उस कंपनी का गाइडेंस नोट। गाइडेंस नोट में उस कंपनी के प्रमोटर्स खुद आपको बताते हैं कि अगले क्वार्टर में वो कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी। ये गाइडेंस नोट इतना बड़ा खजाना है कि सारे फंड हाउसेस इसी गाइडेंस नोट के बेस पे आपको बताते हैं कि अगला रिजल्ट सीजन कैसा होने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने ऑटो सेक्टर के 10 बड़े कंपनीज का गाइडेंस नोट पढ़ लिया, तो आपको मोटा मोटा अंदाजा लग जाएगा कि ऑटो सेक्टर आने वाले क्वार्टर में कैसा परफॉर्म करेगा। अगर अगले क्वार्टर के लिए सारी कंपनीज अपने ग्रोथ को लेकर कॉन्फिडेंट है, तो आप ऑटो सेक्टर के किसी अच्छे स्टॉक में पहले ही पोजीशन बना सकते हैं। और अगर मैनेजमेंट खुद ही आपको बता रही है कि अगले क्वार्टर में हम अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, तो आप उस स्टॉक से अपने पोजीशन को पहले ही कम कर सकते हैं। इसी गाइडेंस नोट के बेसिस पे यह बताया जा रहा है कि अगला क्वार्टर यानी Q4 का रिजल्ट सीजन थोड़ा खराब हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करना है। मुझे पता है आप में से कई लोग स्टॉक मार्केट में परेशान हैं, तो आज मैं आपको यूनिवेस्ट ऐप के बारे में बताने वाला हूं, जो आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। यूनिवेस्ट ऐप में आपको सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रिकमेंडेशन मिलती है फॉर इक्विटी, FNO एंड कमोडिटीज। ये ऐप सिर्फ आपको रिकमेंडेशन नहीं देता, बल्कि कब खरीदना है, कब बेचना है और कितने टारगेट के लिए खरीदना है, ये सब आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम और यूनिवेस्ट ऐप में मिलेगा। अगर आप इससे अपना पोर्टफोलियो लिंक करेंगे तो आपको फ्री AI बेस्ड इंसाइट्स मिलेंगे, जिससे आप अपने बैड इन्वेस्टमेंट को एग्जिट कर सकते हैं और अपने गुड इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
और इसकी सबसे खास बात यह है कि 40 लाख से ज्यादा यूजर्स यूनिवेस्ट ऐप में ट्रस्ट करते हैं, जो इसे बनाता है इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक रिकमेंडेशन प्लेटफॉर्म। इन्हें इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से नंबर 1 ट्रेड रिकमेंडेशन इन स्टॉक मार्केट का भी अवार्ड मिल चुका है। और अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन प्लान की बात करें तो ये सिर्फ 183 रुपीज पर मंथ से शुरू होता है, जो सच में बहुत सस्ता है। अगर आप डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक से इस ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आपको 3 फ्री रिकमेंडेशन और इनके सब्सक्रिप्शन पर 80% का डिस्काउंट मिलेगा। तो जल्दी से डाउनलोड करो और अपने ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाओ। अब सवाल उठता है कि ये कंपनीज के रिजल्ट्स खराब क्यों आ रहे हैं। इसका रीजन है कि लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं है। रिसेंटली ब्लूम वेंचर्स का एक शॉकिंग रिपोर्ट सामने आया है, जो कहता है कि 90% इंडियंस के पास डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस यानी नॉन एसेंशियल आइटम्स जैसे रेस्टोरेंट जाना, जिम का मेंबरशिप लेना, स्मार्टफोन लेना, इन सब के लिए पैसा ही नहीं है। 90% इंडियंस हैव नो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पावर, यानी 90% इंडियंस के पास इतना पैसा ही नहीं बचा है कि वो इन सब चीजों में खर्च कर सके। आप रिपोर्ट्स को छोड़ दीजिए, आप अपने आसपास ही देखिए। आप जाइए किसी मॉल में और देखिए, वहां पर जितने भी लोग आपको दिखेंगे उनमें से 90% लोग सिर्फ मॉल फोटो खिंचाने और घूमने आए हैं, खरीदना किसी को नहीं है। आप उस मॉल के शोरूम में जाकर देखिए, पूरा शोरूम खाली है। और यह किसी 1-2 शहर का नहीं बल्कि पूरे इंडिया का यही हाल है। अब तो इसमें रिपोर्ट्स भी आने लगी है, राइज ऑफ घोस्ट मॉल्स के नाम से। घोस्ट मॉल यानी मॉल बहुत अच्छे से बना हुआ है लेकिन पूरा मॉल खाली है। और अगर लोगों के हाथ में पैसा नहीं है तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हमारी गवर्नमेंट है, खासकर फाइनेंस मिनिस्ट्री। क्योंकि अगर इकोनॉमी में पैसे का फ्लो नहीं होगा तो कंपनी में अर्निंग स्रोत कहां से होगा। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, स्टॉक मार्केट इकोनॉमी का रिफ्लेक्शन होता है। शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट में कुछ भी हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो हमेशा इकोनॉमी को ही फॉलो करेगा। अगर इकोनॉमी खराब है तो उस देश का स्टॉक मार्केट ज्यादा दिन तक ऊपर नहीं रह सकता। और अब बहुत हो गया। अब फाइनेंस मिनिस्टर और आरबीआई गवर्नर को ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रिटेल इन्वेस्टर्स और एफआईआईज को यह भरोसा दिलाना होगा कि हम इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए हर वो स्टेप्स ले रहे हैं जो जरूरी है। आपने पिछले 3 महीनों में फाइनेंस मिनिस्टर का स्टॉक मार्केट के ऊपर में कोई भी स्टेटमेंट सुना? एक स्टेटमेंट मेरे नजर से गुजरा जहां फाइनेंस मिनिस्टर यह कह रही है कि एफआईआई का सेल करना तो अच्छी बात है, मार्केट में प्रॉफिट है तभी तो वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। FIIs also go out when they're able to in a position to book profits. Indian market today, Indian economy today has an environment in which investments are also yielding good returns and profit booking is also happening, and I'm sure you would have seized that fact also. तो मैडम मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, प्रॉफिट बुकिंग 1 महीने या 2 महीने चलती है, ये कौन सा प्रॉफिट बुकिंग है जो 5 महीनों से लगातार चल रहा है? ये कौन सा प्रॉफिट बुकिंग है जो एफआईआई के होल्डिंग को 21% से घटाकर 16% पे ले आया है? इतने बड़े पोस्ट में होने के बाद भी आप इतना बड़ा ब्लंडर कैसे कर सकती हैं? या फिर मैं ये समझूं कि मार्केट इतना गिरने के बाद भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? वो आप ही थी ना जो कह रही थी कि एफआईआईज में कम एंड गो, अब रिटेलर्स मार्केट चला रहे हैं, मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए मार्केट का हाल। FIIs and FPIs may come and go, but today Indian retail investors have proven that even if they come and go, any shock that may come is now taken care of. हमारे स्टॉक मार्केट गिरने का अगला रीजन है ट्रंप का टैरिफ वॉर। रिसेंटली ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको पे 25% का टैरिफ लगाया है। चाइना पे 10% टैरिफ तो पहले से ही था, लेकिन उसके ऊपर से 10% और लगा दिया है। इसके जवाब में कनाडा और चाइना ने भी यूएसए के ऊपर में टैरिफ लगा दिया है। लेकिन ट्रंप ने जो सबसे बड़ा टाइम बॉम्ब फोड़ा है वो है रेसिप्रोकल टैरिफ का। ट्रंप का कहना है कि जितना टैरिफ तुम हम पे लगाओगे उतना ही टैरिफ हम भी तुम पे लगाएंगे। They'll be met with the exact same tariff unless they drop it, and that's what reciprocal means. And we may do it as early as today or we'll wait till Monday or Tuesday. और इस रेसिप्रोकल टैरिफ का सबसे बड़ा इंपैक्ट अगर किसी पे पड़ेगा तो वो है इंडिया, क्योंकि हम ही है जो यूएस के प्रोडक्ट्स में सबसे ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं। India charges us auto tariffs higher than 100%. यही वजह है कि ट्रंप ने इंडिया को टैरिफ अब्यूजर भी कहा है। एफआईआईज ने अगर इंडिया में वापस से इन्वेस्ट करने का थोड़ा बहुत मन बनाया भी था तो हमारे प्राइम मिनिस्टर के अमेरिकी दौरे के बाद उन्होंने वो प्लान भी कैंसिल कर दिया होगा। प्राइम मिनिस्टर के पास इतना अच्छा मौका था ट्रंप को समझाने का, लेकिन वो वहां भी मागा मीगा करके आ गए। मागा प्लस मीगा तब बन जाता है मेगा पार्टनरशिप फॉर प्रॉस्पेरिटी। और याद रखिए कि ट्रंप एक टीवी पर्सनालिटी है
वो अच्छे से अंदाजा लगा लेता है कि कैमरा के सामने बंदा जो रिएक्ट कर रहा है उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वो समझ गया कि सामने वाला मेंटली सरेंडर कर चुका है, इसलिए वो एक के बाद एक बैठकर सारे कंडीशंस बताता जा रहा था और हम जी हजूरी करते जा रहे थे। ट्रंप ने कहा कि अपने टैरिफ को कम करो वरना तुम्हें भी उतना टैक्स देना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है सर, बिल्कुल करेंगे। ट्रंप ने कहा तुम्हें F-35 हमसे खरीदना होगा। जी बिल्कुल खरीदेंगे, क्यों नहीं खरीदेंगे। रशिया से सस्ता एनर्जी खरीदने के बजाय हमसे महंगा एनर्जी खरीदना होगा। हमने कहा बिल्कुल खरीदेंगे, हमारे पास पैसे की कोई कमी थोड़ी ना है। मैं आपको बता दूं कि F-35 वो फाइटर प्लेन है जो एक्सट्रीमली अनरिलायबल है, महंगे हैं और इससे बड़ी बात हमें चाहिए भी नहीं। तो जब FIIs ये देखता है कि एक देश वो चीजें खरीद रहा है जिसकी उसे जरूरत ही नहीं है, वो भी किसी के प्रेशर में आके, तब FII का सेंटिमेंट उस देश को लेकर वीक हो जाता है। और याद रखिएगा कि स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म में सेंटिमेंट से ही चलता है। लेकिन एक गुड न्यूज भी है, कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब मार्केट के अच्छे दिन आने वाले हैं। स्टॉक मार्केट में अब बॉटम बनना शुरू हो गया है। अगर आपको यह चीज डिटेल में जानना है तो आप इस वीडियो पे क्लिक कीजिए।